हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में घटना चक्र के पूर्वावलोकन क्वेश्चन का। दोस्तों, ये आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास चैप्टर है। दोस्तों, जो इस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे दोस्तों, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स बेस्ड पे ही जितना सारा क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1781 ईस्वी में की थी। इसके प्रथम प्रमुख नाजिन मौलवी मुइज उद दीन थे। इसके प्रथम प्रमुख नाजिन मौलवी मुइज उद दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषित इंटरप्रेटर के रूप में सहायता करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। उसके बाद दोस्तों, हॉल हेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत दोस्तों, शेड्लर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. शेड्लर को, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. शेड्लर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का वह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है।
भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत दी थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन समान तक पहुँचे। देखिए दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 35 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई। दोस्तों देखिए, 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। D.K. कड़वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1800 ईस्वी के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, वी.जी. तिलक, गोपाल गणेश अगरकर एवं M.V. नामजोशी प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1824 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। उन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया था। दोस्तों, कहाँ किया था? कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था। और दोस्तों देखिए, 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। दोस्तों 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके।
1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर में, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में तो जोनाथन डंकन ने की थी, जोनाथन डंकन ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथन और कारण है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। कारण है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों ऑप्शन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नथानियल हेल्डेड, जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग्स के प्रश्रय को समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। प्रश्नानुसार कथन में 2 बातों का जिक्र है। पहला है दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और दूसरा है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है जो उचित नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर सही ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए 5 में, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी पेरिस में दोस्तों। देखिए पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ला सोसिएट एशियाटिक द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। देखिए दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों? तो सर विलियम जोन्स। देखिए सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर में, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था दोस्तों? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता दोस्तों। देखिए
ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी। जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे दोस्तों? तो चार्टर अधिनियम 1813 में दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1813 में भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे दोस्तों। देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए दोस्तों, इसमें 1-2 कथन सत्य है, तीसरा असत्य है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। देखिए वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पश्चात शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हों। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट इन एड की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था दोस्तों? तो शिक्षा से संबंधित था। देखिए दोस्तों, वुड घोषणा पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा को। देखिए 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधारों एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया दोस्तों। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में दोस्तों डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति किया गया था दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों, इसका स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1906 को हुआ था। 15 अगस्त 1906 को। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई दोस्तों। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेडलर आयोग संबंधित था, तो शिक्षा से था दोस्तों।
सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सेडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 ईस्वी में दोस्तों, 1917 ईस्वी में नियुक्त किया। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों इसका, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। देखिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले संबंधित थे तो अंग्रेजी शिक्षा से। दोस्तों देखिए, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? दोस्तों तो शिक्षा से संबंधित था। देखिए, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। कौन थे? तो मैकाले थे। प्रतिपादक कौन थे दोस्तों फिल्ट्रेशन थ्योरी के? तो मैकाले थे। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी दोस्तों? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। दोस्तों देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? दोस्तों किससे? तो देखिए दोस्तों, इसमें डी नंबर ऑप्शन सही, 1, 2, 3 सही होगा। ये में क्या बोल रहा है? 1813 के चार्टर एक्ट, 2 है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अब तीसरा ऑप्शन है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ये तीनों से अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा। दोस्तों देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828-1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में एंग्लिसिस्ट शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, जबकि एच.टी. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे।
22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 35 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि H.T. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो 1857 ईस्वी में हुई थी। 1857 ईस्वी में। देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर में है दोस्तों कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो डी.के. कड़वे के सतत प्रयत्नों से दोस्तों। देखिए, डी.के. कड़वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 25 नंबर में दोस्तों, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बीजी तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में डी.वी.के. चिपलुंकर, बीजी तिलक, एम.वी. नामजोशी और गोपाल गणेश अगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी दोस्तों। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों, आप लोग को सी ऑप्शन से 1875 में। 28 नंबर में है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों? तो राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए दोस्तों। देखिए, संस्थान और संस्थापक हैं। ऑप्शन देखिए, इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन केवल 2 सही है दोस्तों। कलकत्ता मदरसा का संस्थापक था वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता मदरसा का वारेन हेस्टिंग्स है, बाद बाकी दोनों गलत है दोस्तों। देखिए, बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने क्या था 1791 में स्थापित। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स 1781 में किया। और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी दोस्तों? किस लिए? ऑप्शन नंबर डी सही है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। देखिए दोस्तों, इसमें कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 31 में, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रयत्न रूप से वकालत की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए
प्रबल रूप से वकालत की थी दोस्तों? तो मदन मोहन मालवीय ने धार्मिक शिक्षा के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था दोस्तों? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। देखिए, दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। और कल दोस्तों अगला टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ दोस्तों, इस सेशन यह सेशन दोस्तों कल रहेगा हम लोग का। तो ये वीडियो जो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को दोस्तों किसी एक ग्रुप में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।